हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और हम इसमें जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कल से भूगोल शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था ये जितने भी आपके टॉपिक थे चंद्रमा से रिलेटेड थे। ठीक है, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए थे चंद्रमा के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चंद्रमा की कलाएं। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा के पास स्वयं मतलब प्रकाश नहीं होता है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि हमने कल डिस्कस किया था कि चंद्रमास किसे कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमास और चंद्रवर्ष किसे कहते हैं, ये दो प्रश्न आपके लिए है। आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, अब जानते हैं चंद्रमा की कलाएं। तो देखिए, चंद्रमा एक ऐसा आकाशीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश नहीं है। हमने कल डिस्कस किया था। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। जितना प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होता है उतना ही भाग हमें दिखलाई पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का क्षेत्रफल भी बदल जाता है। अब देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि देखिए फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि चंद्रमा एक आकाशीय पिंड है। पहला पॉइंट तो यही क्लियर कर लीजिए। ठीक है, जिसके मतलब चंद्रमा के पास कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई देता है। यानी वो प्रकाश तो चंद्रमा का नहीं होता है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा मतलब प्रकाशित होती है। तो देखिए सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई देता है। और हम जैसे पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो जैसे लगता है कि चंद्रमा के पास मतलब वहाँ प्रकाश है। तो यही कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होकर पृथ्वी से दिखाई देता है। जितना प्रकाश चंद्रमा के धरातल से परावर्तित होता है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है ना। मतलब जितना वो परावर्तित होगा उतना ही तो दिखाई देगा। इसके परिणाम स्वरूप ही सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों में परिवर्तन के कारण सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने वाले चंद्रमा के धरातल का भी क्षेत्र बदलता है। अब दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो क्या कह रहा है कि दूसरे शब्दों में इसकी गोल आकृति के कारण ही आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देखिए, इसके गोल आकृति के कारण ही आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, शेष आधा भाग अंधकार में रहता है। यही कारण है कि हम उसके केवल प्रकाशित भाग को ही घटता है या बढ़ता देख पाते हैं, जैसे कि दिन और रात इस तरीके से होता है। तो यही कारण है। और यह आकार कभी हाशिए के समान, कभी अर्धवृत्ताकार तो कभी पूर्णतः गोलाकार दिखलाई देता है। यह चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। तो ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चंद्रमा की कलाएं क्या है इसके बारे में बताइए। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हो या यहाँ से, कि इसकी गोल आकृति के कारण ही आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक, और शेष आधा भाग अंधकार में रहता है। यही कारण है कि हम उसके केवल प्रकाशित भाग को ही घटता या बढ़ता देख पाते हैं। यह आकार कभी हाशिया के समान, कभी अर्धवृत्ताकार तो कभी पूर्णतः गोलाकार दिखलाई देता है। यही चंद्रमा की कलाएं कहलाता है। क्लियर। अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है कि जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। ठीक, आप अभी चित्र के थ्रू हम समझेंगे। देखिए, जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग मतलब उत्तर की ओर बढ़ता जाता है तो उसे शुक्ल पक्ष के नाम से एवेंज व चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, जब चंद्रमा का प्रकाश उत्तरोत्तर
ठीक, उत्तरोत्तर बढ़ता है तो उसे शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं, और जब चंद्रमा का प्रकाशमान भाग उत्तरोत्तर घटता है तो उसे कृष्ण पक्ष के संबोधित किया जाता है। अब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आपको पता है शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष जो होता है वो उसमें प्रकाश मतलब रात में उजाला होता है, और कृष्ण पक्ष जो होता है वो अंधकार होता है। क्लियर। तो अब देखिए, आप यहाँ देख सकते हो कि चंद्रमा का उसका ग्रह, ये आप देख सकते हो, ये जो सूर्य है, ठीक, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो आप देख सकते हो ये सूर्य है ना, इसका इसी के प्रकाश की वजह से ये चंद्रमा मतलब प्रकाशित होता है। तो यही पूरा ये चित्र के माध्यम से दिखाया है। और आप देख सकते हो जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है एकमात्र जो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। आप देख सकते हो चंद्रमा का ग्रह पथ, तो इस तरीके से ये चक्कर लगाती है। अब इस पे ठीक है, अब आप इस पे चर्चा कर सकते हो कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्णिमा के दिन पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के मध्य अवस्थित होती है। जो पृथ्वी होती है वो चंद्रमा और सूर्य, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और यहाँ पे पृथ्वी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बीच में है। तो यही कह रहा है जब पूर्णिमा होता है तो यही कारण है कि जो पृथ्वी होता है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच मतलब यानी मध्य में अवस्थित होती है। अतः इस तिथि विशेष को चंद्रमा का पूर्ण पटल दिखाई देता है। ठीक है, आप देख सकते, आपको पता भी है कि पूरा दिखाई देता है ना, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। तो यही कह रहा है कि यही कारण है कि जो चंद्रमा है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में चली आती है तो इसी के कारण इस तिथि को विशेष को चंद्रमा पूर्ण पटल दिखाई पड़ता है। और वहीं दूसरी ओर अमावस्या के दिन चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाती है। ठीक, तो देखिए, पूर्णिमा जो होता है वो पृथ्वी जो होती है वो आपका जैसे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। ठीक, तो यही कह रहा है जब आपका यहाँ पूर्णिमा होता है तो देखिए पूर्णिमा कब होता है, तो जो आपका पृथ्वी होता है, जो पृथ्वी होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। ठीक है, तो इसी कारण वो पूर्ण उसका जो चंद्रमा का पूर्ण पटल दिखाई देता है। लेकिन अब देखिए अमावस्या क्या होता है, तो अमावस्या के दिन जो चंद्रमा होता है ना, जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चला आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से 2 पॉइंट से आप इसको अच्छे से क्या याद कर लीजिएगा। यानी पूर्णिमा तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच चली आती है, और अमावस्या तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चला आता है। क्लियर। अब देखिए, अतः सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो सूर्य का प्रकाश, क्योंकि चंद्रमा के पास तो कोई प्रकाश है ही नहीं, तो यही कह रहा था सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस भाग पर पड़ता है जो हमारी ओर से दृष्टिगोचर नहीं होता है, मतलब कि हम नहीं देख पाते, दृष्टिगोचर नहीं होता है। फलतः हम चंद्रमा का अवलोकन नहीं कर पाते हैं। ठीक, यद्यपि चंद्रमा का शेष आधा भाग सदैव सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित रहता है। आधा भाग सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाशित रहता है। ठीक, क्योंकि जो चंद्रमा होता है वो सूर्य का प्रकाश केवल आधे भाग पे ही पड़ता है, तो इसलिए वो सदैव सूर्य के प्रकाश द्वारा आधा भाग ही प्रकाशित रहता है। क्लियर। अब यहाँ आप देख सकते हो पूर्णिमा कब लगता है, जब पृथ्वी, अर्थ, यहाँ पे सूर्य और मून यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पूर्णिमा होता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब अमावस्या होता है। क्लियर। तो ये आपका चंद्रमा हो गया, ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया। तो इस तरीके से आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट से आप इस चित्र के थ्रू बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो। ठीक, पूर्णिमा तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में चली आती है, और अमावस्या तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चला आता है। क्लियर हो गया, ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, किंतु अमावस्या के ठीक अगले दिन ही, ठीक है, किंतु अमावस्या के ठीक अगले दिन ही पृथ्वी के जिस भाग पर हम हैं
उससे चंद्रमा का केवल चापाकार भाग यानी 9 चंद्र ही प्रकाशित दिखलाई देता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित चंद्रमा का यह दृश्य भाग दिन प्रतिदिन आकार में उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है और अंततः पूर्णिमा तिथि को इसका पूर्ण भाग दिखाई देने लगता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि मान लीजिए रात जब ऐसे कभी इस तरीके से, मतलब जैसे ही दिन बढ़ता जाता है वो भी जो चंद्रमा का प्रकाशित हो वो भी उसी तरीके से दिखाई देने लगता है। ठीक, तो आप चित्र के थ्रू भी देख सकते हो, कभी आधा, तो इस तरीके से यहाँ आते आते आपका पूरा ऐसे हो जाता है। क्लियर? तो ये पूरा हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है ना। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इन्हें भी जाने। तो देखिए, चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरिजी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि पेरिजी किसे कहते हैं। तो पेरिजी जब चंद्रमा पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होती है, क्योंकि वो जब इसे चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी के निकट आएगी, यही कह रहा है। तो इस अवस्था को हम पेरिजी कहा जाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी, मतलब सिंपल अगर हम कहें तो मान लीजिए हमारा ये पृथ्वी हो गया, ठीक है, और ये चंद्रमा जो है इसके दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। तो जब यहाँ मतलब ये पास आती है तो इसको हम पेरोजी बोलते हैं, और जब ये दूर जाता है तो हम इसको एपोजी बोलते हैं। क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए, चंद्रमा की कलाएं। ठीक, हमने अमावस्या, पूर्णिमा, ये जितने भी पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किया। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर लिंक पे क्लिक करके और जितने भी प्रीवियस वीडियोस है तो देख सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।